हो आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड भाई आपका जो चैप्टर है वो है जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेक्चर नंबर है 2। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे इसमें और एक बार देख लेते हैं पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो बेटा इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, बताया क्यों जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था भाई द्विनाम पद्धति को, क्लियर। और हमने लास्ट में देखा था भाई वर्गीकरण के लाभ। ये टॉपिक जो हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था। और आज जो हम पढ़ने वाले बेटा वो देखेंगे 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और होगी आपकी क्विज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5 जगत के वर्गीकरण को। 5 जगत का वर्गीकरण क्या था, मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो जब वर्गीकरण की बेटा वहां पे शुरुआत हुई थी तो हुआ क्या था कि भाई स्टार्टिंग में आपके 2 जगत बनाए, है ना। कौन कौन से थे भाई, एक पादप और एक जंतु जगत। फिर धीरे धीरे 3, 4 और फिर आया 5 जगत का वर्गीकरण, जो कि सबसे ज्यादा क्या है बेटा, सबसे ज्यादा यही मान्य है ना। कौन सा सबसे ज्यादा यही मान्य है। और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। क्लियर, क्या दिया, 5 जगत का वर्गीकरण जहां पे बनाए गए 5 जगत कौन कौन से। नंबर 1 मोनेरा, सेकंड नंबर पे प्रोटिस्टा, क्लियर। नंबर 3 फंजाई, 4 प्लांटी यानी कि पादप जगत, क्लियर। एंड 5th है एनिमेलिया, क्लियर, यानी कि जंतु जगत। क्लियर, ये 5 जगत थे जिसमें को भाई यहाँ पे बांटा गया। अब यहीं पे आप देख सकते हो R.H. विटेकर, इन्होंने ही दिया था आपका 5 जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार बता चुकी हूं मैं कि भाई किस बेसिस पे यहाँ पे 5 जगत का जो भाई ये वर्गीकरण है आपका ये दिया था। सबसे पहले भाई कोशिका का क्या देखा गया, वहां पे प्रकार देखा गया, शरीर की संरचना को देखा गया और साथ ही साथ भोजन प्राप्त करने का तरीका। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो 5 जगत जो वर्गीकरण किया गया वो सबसे पहले यहीं पे देखा गया कि भाई कोशिका का प्रकार क्या है, क्या जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यानी कि भाई जीव में यानी कि भाई कौन सी कोशिका है, क्या प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। क्लियर, एक चीज तो ये देखी गई, साथ ही साथ शरीर की संरचना देखी गई, यानी कि यहाँ पे देखा गया कि भाई जीव जो है क्या वो एक कोशिका से बना है, यानी कि भाई क्या वो एक कोशिकीय है या वो है बहुकोशिकीय। ठीक, ये चीज देखी गई। फिर देखा गया भोजन प्राप्त करने का तरीका कि भाई क्या जीव जो है वो खुद से अपना खाना बना रहा है या दूसरों से ले रहा है, यानी कि भाई देखा गया क्या जीव में स्व पोषण हो रहा है या जीव में पर पोषण हो रहा है। और इसकी भी बहुत विधियां होती हैं, है ना। चलिए यहाँ पे ये चीजें देखी गई कि भाई स्व पोषण हो रहा है या फिर पर पोषण हो रहा है। अब आ गया जब हमने देखा कि भाई यहाँ पे वर्गीकरण शुरू हो चुका था, द्विनाम पद सब कुछ देख चुके थे, फिर 5 जगत का वर्गीकरण आ गया मुख्य रूप से। अब वहां पे हमें उसको जानना था, 5 जगत पता लग चुके थे, किस आधार पे वो 5 जगत बनाए ये चीज हम लोगों ने देख ली थी। अब एक आपका बीच में आता है, इन 5 जगतों से पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। क्लियर, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से बनता है, सबसे पहले जगत होता है, फिर फाइलम यानी कि संघ, ठीक है, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति इसमें बनता है। और याद रखिएगा, ठीक है, वर्गीकरण का सबसे उच्चतम जो स्तर होता है वो होता है जगत और सबसे नीचे कौन होता है, जाति होता है। अगर आप इनको ऊपर नीचे कर देते हो किसी को तो वो तरीका पूरा गलत हो जाता है। अगर आप किसी जीव को बांटोगे तो इस सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम जीव का वर्गीकरण करते हैं तो हम इसका जगत, संघ,
ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए और आपको एक प्रॉपर उसमें लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जाति को आपने वंश से पहले लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जब भी किसी जीव को बांटा यानी कि बांटा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो यहाँ पे ये सब चीजें जानी जाती हैं। क्लियर है कि भाई उसका जगत क्या है, उसका यहाँ पे फाइलम क्या है, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, और इनको इसी सीरीज में लिखा जाता है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मानव का है। ठीक है, जगत क्या है भाई, एनिमल यानी कि जंतु जगत है, संघ कॉर्डेटा, वर्ग मैमिलिया यानी स्तनधारी, गण प्राइमेट आपका भाई, यहाँ पे अगर हम कुल की बात करते हैं, ठीक है, कुल क्या है भाई, होमोनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस, इस तरीके से लिखते हैं। और वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं और थोड़ा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इस तरीके से जब भी हम किसी भी जीव का या पौधे का वर्गीकरण करते हैं तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे गण को पहले कर दूं तो वो गलत हो जाएगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ओके है, चलिए स्टार्ट करें फिर मोनेरा जगत से। चलो, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या लिखा है, एक कोशिकीय है प्रोकैरियोटिक जीव। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एक छोटा सा चार्ट बनवा रही हूँ, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। इस चार्ट को बना लेना। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, आपका पादप जगत और जंतु जगत। ये थे 5 जगत। क्लियर। और ये जो 5 जगत थे, हमने अभी देखा भाई वर्गीकरण का आधार क्या था, किस बेसिस पे ये बनाए गए थे। ये यानी कि भाई वहां पे शरीर की संरचना को देखा गया था, कोशिका का प्रकार, है ना, ये सब चीजें थी। तो मोनेरा में कैसे जीवों को रखा गया बेटा, मोनेरा में रखा गया सभी एक कोशिकीय, ठीक है, प्रोकैरियोटिक को, किसको, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को इसमें रखा गया। क्लियर। प्रोटिस्टा में कैसे रखे गए, सारे के सारे एक कोशिकीय तो थे, ठीक, लेकिन वो कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, यानी कि यूकैरियोट्स। तो लिख लो यहाँ पे यूकैरियोटिक। ध्यान से सुनना, फंजाई, पादप और जंतु जगत में जितने भी जीव थे वो सारे के सारे बहुकोशिकीय थे। तो एक वर्ड को बार-बार लिखते तो टाइम वेस्ट होता, याद रखना। फंजाई में सारे कैसे थे, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, क्लियर। पादप में कैसे थे, बहुकोश के यूकैरियोटिक, और जंतु में थे बहुकोश के यूकैरियोटिक। तो ये आप इन सबके सामने लिख लेना। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो लाइन बोली गई है मोनेरा जगत में कि भाई एक कोशिकीय कैसे रखे गए हैं, प्रोकैरियोटिक जीव, यानी कि बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे आपको। यहाँ पे जैसे आपके कौन से बेटा, जो आपके भाई जैसे जीवाणु हो गया, ठीक है, आपका भाई यहाँ पे अगर बात करें माइकोप्लाज्मा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से ये सभी कहाँ रखे गए हैं, इसके अंदर रखे गए हैं। क्लियर है। आपका नील हरित शैवाल वो सब इसी में आ जाते हैं। अब यहीं पे मोनेरा जगत में आपको ये पता लग चुका है किस तरीके के जीव रखे गए हैं। अब जानो इनके कुछ यहाँ पे लक्षण कि भाई मोनेरा जगत के आखिर लक्षण कौन से थे। सबसे पहले इसमें केंद्रक का अभाव होता है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मैंने ये चीज बता दी थी आपको, हाँ जी, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव, ठीक है, क्या होता है, केंद्रक का अभाव यानी कि कमी होती है। केंद्रक किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। किसमें मिलता है केंद्रक, यूकैरियोट्स जितने भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इजी है कि भाई यहाँ पे केंद्रक का क्या है, अभाव, यानी कि कमी है, यहाँ पे नहीं होता। सेकेंड, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक।
हाँ जी, तो भाई आपको पता है कि आधे से ज्यादा जितने भी जो कोशिकांग होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं भाई? आधे से ज्यादा जितने भी जो कोशिकांग होते हैं बच्चा, वो मिलते हैं आपके कहाँ पे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। उनमें तो सारे के सारे वहां पे क्या होते हैं भाई? आपके जो कोशिकांग होते हैं वहां पे उपस्थित होते हैं। क्लियर? और आपने देखा है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, आपने इससे पहले सेल चैप्टर पढ़ा था कोशिका वाला, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था दोहरी झिल्ली थी, यानी कि भाई झिल्ली से घिरे थे, एक आंतरिक एक बाह्य। तो यानी कि मतलब क्या है कि जो कोशिकांग है यानी कि जो कोशिका का अंग जो है, क्लियर, यानी कि भाई यहाँ पे जो ये कोशिका का क्या है भाई? जो कोशिका का आपका अंग हो जाता है ना? तो यहीं पे यानी कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे इसमें 2 झिल्ली थी, लाइसोसोम केंद्र, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिका, यानी कि कुछ जो कोशिकांग होते हैं वो एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, तो भाई होता क्या है कि यहाँ पे इसमें नहीं पाए जाते, ये सब कहाँ मिलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट, इनमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ओके है, क्या नहीं मिलते हैं भाई? यहाँ पे गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पे आ जाइए, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि भाई जो सेल वॉल होती है किसमें? माइकोप्लाज्मा किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है भाई? माइकोप्लाज्मा जो एग्जाम्पल है भाई वो है किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है, और यहीं पे हो क्या रहा है भाई? यहीं पे आपका माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी जितने भी इसमें सदस्य हैं, यानी कि भाई आपके जो भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी जहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा को छोड़ा गया, बाकी जितने भी चाहे बैक्टीरिया हो, ठीक है, उन सब में क्या मिल रहा है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल। नेक्स्ट, इनमें भित्तिकाएं नहीं पाई जाती। आगे आ जाइए, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। तो भाई बहुत अच्छे से पता है आपको कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, कौन से? जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें सिर्फ एक कोशिकांग मिलता है, और वो भी कौन सा मिलता है? राइबोसोम। ठीक, कौन सा मिलता है? राइबोसोम मिलता है। और राइबोसोम पे तो 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं 70S, एक होते हैं 80S। 70S जो होते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, 70 और 80। 70 वाले यानी प्रोकैरियोट्स में जो मिलते हैं उनमें सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक कोशिकांग मिलता है राइबोसोम, वो भी कौन सा? राइबोसोम भी 2 प्रकार के, 70 और 80, उसमें से 70S प्रकार के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जगत मोनेरा में पोषण की दोनों विधियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अर्थात कुछ मोनेरा स्वपोषी होते हैं, कुछ विषम पोषी होते हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं कि भाई मोनेरा में पोषण की दोनों विधियां, यानी कि बेटा देखो ध्यान से, स्वपोषण कौन होते हैं? हाँ जी, स्वपोषण क्या होता है बताओ? देखो, स्वपोषण होता है कि जब कोई जीव अपना खाना खुद से बनाता है, और वहीं पे जो परपोषण होता है भाई ये वो होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। क्लियर है? क्लियर? अब स्वपोषण कौन है भाई? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। परपोषण कौन है भाई? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। यानी कि भाई जैसे आपने यहाँ पे क्या सुना भाई? मैंने यहाँ पे बोला आपकी नील हरित शैवाल आ जाती है, वो उसमें क्या होता है भाई? वो अपना खाना खुद से बना लेते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मिलता है, तो स्वपोषण हुआ। बाकी और सभी बैक्टीरिया वगैरह को ले लो, है ना? तो भाई यहाँ पे और जितने भी हैं कुछ विषम पोषण, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पे जीव जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं। क्लियर? सहजीवी का मतलब होता ये है कि भाई यहाँ पे 2 जीव होते हैं, साथ में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे काम को करता है तो एक दूसरे काम को। नेक्स्ट, मोनेरा के सदस्यों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। आपका जो अलैंगिक जनन होता है बेटा, यहाँ पे एक ही जीव की आवश्यकता होती है किसमें? जनन की क्रिया में भाग लेने के लिए। भाई अगर एक जीव है, ठीक है, यानी कि भाई यहाँ पे अलैंगिक का मतलब क्या है कि कोई एक ही जीव क्या करता है? नए एक जीव को जन्म देता है, यानी नई संतति को जन्म देता है। संतति कौन होता है? जो जन्म लेती है। इनमें अलैंगिक जनन का अभाव यानी कमी, यानी कि यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा लैंगिक जनन के लिए आपको 2 जीवों की जरूरत होती है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट। कुछ जीव, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों जैसे अत्यधिक गर्म स्थानों पर वह कुछ दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवन को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं और कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता जो होती है भाई यहाँ पर भी पाई जाती है। क्लियर है, क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो मोनेरा बेटा जो जगत है, कौन सा मोनेरा जगत जो है उसको दो हिस्सों में बांटा है, एक आर्की बैक्टीरिया, एक आपका यू बैक्टीरिया। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके रसायन संश्लेषी, यानी कि भाई जो जैसे नाइट्रोजन है, आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसे जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वो किस्म को किस में रखा गया है, यू बैक्टीरिया में। और के बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इनको आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं और ये बहुत पुराने बैक्टीरिया होते हैं, इनको क्या कहते हैं, आद्य बैक्टीरिया, यानी कि भाई ये बहुत प्राचीन या आप कह सकते हो पुराने बैक्टीरिया हैं। क्लियर, चलिए अब आ जाता है भाई यहाँ पे कौन सा आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में कैसे हैं सारे के सारे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आ जाते हैं यहाँ पे। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। चलिए तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है भाई मोनेरा वाला अच्छे से। तो मोनेरा के एग्जाम्पल क्या क्या है, आपके बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा याद रखना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पौधे और जंतुओं दोनों को ही नुकसान यानी कि हानि पहुंचाता है। क्लियर है, चलिए अब यहीं पे यू बैक्टीरिया आपको पता चली कि भाई मोनेरा जगत को उसके दो आ जाते हैं, ऑर्की एंड यू। अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, प्रोटिस्टा वाले की। तो प्रोटिस्टा में कौन से होते हैं, सारे के सारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, एक डायग्राम दिख गया कौन सा, पैरामीशियम। तो हाँ जी बिल्कुल, आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम, युग्लिना किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है। क्लियर, तो जानते हैं यहाँ पे अब इसके लक्षण, जिसमें पहला है इन जंतुओं का शरीर एक कोशिका का बना है, तभी तो हम इनको क्या कह रहे हैं भाई, एक कोशिकीय। यानी कि भाई जितनी भी ये क्रिया करेंगे वो कहाँ करेंगे, एक ही कोशिका के अंदर करेंगे। ये पाचन से लेके उत्सर्जन जो भी चीज होंगी वो एक ही कोशिका में होंगी। नेक्स्ट, यह प्राणी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से। क्लियर बेटा, तो आपने देखा होगा आपके हाथ पे क्या होता है, बैक्टीरिया होते, देख पाते हो, नहीं देख पाते। तो उसी तरीके से माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी बेटा वो यंत्र होता है जिनके जरिए आप क्या कर सकते हो भाई, उन छोटे जीवों को देख सकते हो जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इन्हें केवल किससे देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट। यह प्राय जलीय आवासों में पाए जाते हैं, जैसे नदी हो गए उनके पास में, तालाब के पास, इस तरीके से। हाँ जी, आगे आए, क्या बोल रहे हैं, इनके एक कोशिकीय शरीर में स्पष्ट संगठित केंद्रक व कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। मैंने क्या पॉइंट बताया, यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में सारे कैसे, 5 जगत बताए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मैंने आपको ये चीज बोली, ये चीज बहुत अच्छे से जान लो किस में किस तरीके के जीव को रखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा आपका मोनेरा है तो मोनेरा में आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछे कैसे जीव हैं तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि भाई मोनेरा में सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक हैं और प्रोकैरियोट्स में केंद्रक और अन्य कोशिकांगों का अभाव होता है। मैं पूछ रही हूँ प्रोटिस्टा में कैसे हैं, तो आपको बोलना चाहिए प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। तो बेटा एक कोशिकीय यानी कि भाई एक कोशिका से बने हैं, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में कर रहे हैं भाई। यूकैरियोट्स है, यानी कि यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि भाई केंद्रक भी मिलेगा और एक कोशिकीय तो हैं लेकिन यूकैरियोटिक हैं, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, केंद्रक और साथ ही साथ अन्य कोशिकांग, कलाबद्ध यानी कि झिल्ली से घिरे कोशिकांग यहाँ पे पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट।
इनमें जीवन की सभी क्रियाएं जैसे भोजन पकड़ना तथा उसका पाचन, श्वसन हो गया, चलन हो गया, उत्सर्जन और जो यहाँ पे भाई दिखा रखा है जनन आदि जो होती हैं। क्लियर, यानी कि भाई यहाँ पे इनमें आपका क्या होगा भाई, आपका अगर बात करें भोजन पकड़ना, उसका पाचन करना, अमीबा खाना खाता है, पाचन करता है भाई, बिल्कुल करता है, श्वसन भी करेगा, चलता भी है वो, उत्सर्जन बेकार पदार्थों को बाहर भी निकालते हैं, जनन, ऐसी क्रियाएं इनमें होती हैं। नेक्स्ट, यह स्वपोषी तथा विषम पोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि भाई ये इनमें कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे जीव भी हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। क्लियर, आ जाइए आगे। हाँ जी, कुछ जीवों में चलन गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला या कूटपाद जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लैजेला क्या होते हैं भाई, जैसे आपने देखा होगा कोई कोई जीव होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जीव होता है उसके इस तरीके से ये निकले होते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि भाई फ्लैजेला, आप ये मान लो कि फ्लैजेला आपकी वो संरचना है, जैसे भाई हम हैं, मनुष्य हैं, हमारे क्या होते हैं भाई, पैर होते हैं, हम जब चलते हैं तो हम किसके जरिए चल रहे हैं, पैरों के जरिए। उस तरीके से इसमें कुछ इस प्रकार के जीव हैं कि भाई इनमें मूवमेंट के लिए, गति के लिए, यानी कि चलने के लिए फ्लैजेला है। ठीक है, किसी में जैसे अमीबा है, अमीबा में आपका कूटपाद है जिसकी मदद से भोजन को पकड़ता भी है और चलता भी है। क्लियर, आगे देखिए। एग्जाम्पल, एक कोशिकीय शैवाल, डायटम प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, वो प्रकाश को यानी कि लेकर खुद से खाना बनाता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम यानी कि भाई मलेरिया परजीवी, और प्रोटोजोआ आदि इसके एग्जाम्पल होते हैं। हाँ जी, तो भाई ये क्या है आपका, पैरामीशियम का एक डायग्राम दिखाया हुआ है और एक ये यूग्लिना। यूग्लिना जो होती है इसको बेटा किसके किसके स्वपोषण और परपोषण के बीच की कड़ी मानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यूग्लिना क्या करता है, दिन के समय जिस समय सूर्य होता है उस समय सूर्य से क्या कर लेगा भाई, प्रकाश को लेके अवशोषित करके अपना भोजन बना लेता है। लेकिन जिस समय सूर्य नहीं होता तो ये परपोषण करता है, यानी कि भाई दूसरे जीवों पे डिपेंड हो जाएगा और उनसे खाना लेगा, है ना। अमीबा, अमीबा में एक संरचना होती है जिसके जरिए वो मूवमेंट भी करता है और खाना पकड़ता है, और वो कौन सी होती है, कूटपाद संरचना। क्लियर, ये सब किसके एग्जाम्पल, और तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फंजाई जगत। फंजाई जगत में कौन से, सारे के सारे बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक, यानी कि भाई यहाँ पे बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है, बहुकोशिकीय का मतलब हो जाता है बेटा कि एक से ज्यादा कोशिका से बने हैं, कि उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, उन सब में जो क्रियाएं हो रही हैं भाई वो एक, यानी कि भाई अलग अलग कोशिका काम कर रही है। यूकैरियोटिक यानी कि और अन्य कोशिकांग भी यहाँ पे पाए जाएंगे। क्लियर, तो भाई जितने भी फंजाई होती हैं, कवक, इनको फफूंद भी कहते हैं, इन सबको कहाँ पे रखा गया है, इन सबको जो रखा गया है फंजाई जगत में। लेकिन एक आपको पॉइंट नोट डाउन करके लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ध्यान से। हाँ जी, फंजाई जगत जो है इसमें सभी जितने भी जो भाई जीव रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। क्लियर है, लेकिन याद रखना बेटा यहाँ पे यीस्ट एक ऐसी कवक या फंजाई है, ऐसी कवक यानी कि फंजाई है, ठीक है, जो एक कोशिकीय है, ठीक, लेकिन फिर भी उसे, क्लियर, कहां रखा गया, लेकिन फिर भी उसे फंजाई जगत में रखा गया है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फटाफट से, तेजी से नोट डाउन करना है। हो गया है, चलिए, बहुत सही, हो गया, हुआ नोट डाउन, जल्दी बताइए, जल्दी, चलिए। तो याद रखना, यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, एक कवक का, है ना, किसका है, आपका कवक का एग्जाम्पल है।
अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है, ध्यान से सुने बिल्कुल। हाँ जी, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि अगर कभी क्वेश्चन आता है यीस्ट एक प्रकार की कैसी कवक है, आपको बोलना है एक कोशिक है। कभी आप बोलो मैम आपने तो बताया था कि फंजाई जगत में जितने भी जो जीव रखे गए हैं वो सारे के सारे जीव जो रखे गए हैं भाई वो बहुकोशिकीय रखे गए हैं, लेकिन आपने तो बोला यीस्ट जो एक कोशिकीय है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके लिख पा रही हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट किया कि फंजाई जगत में सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा जाता है, लेकिन यीस्ट सिर्फ एक आपकी एक ऐसी कवक है जो एक कोशिक है, लेकिन फिर भी हमने कहाँ रखा है, फंजाई जगत में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ भाई इनके लक्षण। तो सबसे पहला, इस जगत में सभी प्रकार के फफूंद, यानी कि फफूंद को हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पे कवक इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, हम यहाँ पे फंजाई इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े आगे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट, यह प्राय बहुकोशिकीय यानी कि यूकैरियोटिक जीव हैं। ये देखिए पॉइंट ये लिखा, परंतु यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट, पोषण के आधार पर यह मृतजीवी कौन होते हैं बेटा, जो मरे सड़े गले, किससे, मरे सड़े गले, इन सब से क्या लेते हैं, अपने भोजन को लेते हैं। परजीवी कौन होते हैं, परजीवी बेटा वो होते हैं जो एक जीव है और वो दूसरे जीव पर निर्भर है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? यानी कि है तो दोनों ही जिंदा, लेकिन उसको मारेगा नहीं। जैसे आप मनुष्य है, ठीक है, इंसान होते हैं, तो भाई जो जूं होती है वो क्या करती है, इंसान के शरीर से यानी कि सिर में से खून चूस के पोषण करती है। क्या इंसान मरता है? नहीं। इस तरीके का पोषण आपका परजीवी, ठीक है। और सहजीवी, यानी कि भाई सहजीवी क्या होता है कि दो आपके जो भाई जीव होते हैं, क्या होते हैं भाई, कोई दो जीव होते हैं जो साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कवक और शैवाल की अगर बात करें, है ना, तो कवक और जो शैवाल है, जैसे कवक अगर जनन का कार्य कर रही है तो शैवाल क्या बना रही है भाई, भोजन बना रही है। यानी कि सहजीवी क्या होते हैं कि कोई दो जीव साथ में रहते हैं और जो उनका काम होता है उसको आधा आधा कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति कौन सी होती है, कोशिका की सबसे बाहरी संरचना जो होती है। चलिए, जो कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, मृत जीवी या मृत पोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट, कवक में कायिक जनन खंडन, विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। ये जनन की कुछ विधियां हैं बेटा, अलैंगिक जनन की। जब आप 10th में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर आता है जीव जनन कैसे करते हैं, है ना। उस वाले चैप्टर में आप ये सारी की सारी विधियों को पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि जो कवक होता है उसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे विधियां पाई जाती है, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, ये सारी विधियां। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन बीजाणु कोनिडिया द्वारा होता है, ठीक है, ये भी एक संरचना होती है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, अलग अलग आप में यानी कि भाई क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यानी जनन की कोई आपकी भाई विधियां होंगे, जैसे विखंडन, मुकुलन, ये सब अलग अलग विधियां हैं। क्लियर? जो आपको 10th में समझ आएगी। अभी सिर्फ नाम याद रखने हैं। कवक में पर्णहरित का अभाव होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते मतलब कि ये स्वपोषण नहीं होते हैं। आपका पर्णहरित जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, पढ़ा था आपने कोशिका वाले चैप्टर में। क्लियर? ये क्या करता है भाई, ये जहां पर होता है वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां होती है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अच्छे से क्लियर है? कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यहीं पे बहुत ध्यान से कि भाई अब यहाँ पे क्या है, पर्णहरित का अभाव है, यानी कि भाई इसकी कमी है। तो क्या यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित ही नहीं है, तो फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। आगे, इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, ये धागे जैसी रचना है, ये क्या है, कवक तंतु। रुई देखिए सबने, रुई में देखा अलग अलग हल्के छोटे छोटे धागे से होते हैं, बिल्कुल बहुत पतले से। ये मान लो वो कवक तंतु है। जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, रुई फूल जाती है, मोटी बन जाती है, क्या बन गया, कवक जाल। और जब पूरी बन गई हम बोलते हैं रुई बन गई, ऐसे बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इन्हीं की है कि पहले पतले पतले धागे से होते हैं, उनको बोलते हैं कवक तंतु। कवक तंतु बनाते हैं कवक जाल को, और कवक जाल से फिर बन जाती है कवक। ये रहा
कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का क्या करते हैं बेटा, वहां पे कवक जाल का वो करते हैं निर्माण। क्लियर है, यहाँ पे क्या करते हैं, कवक जाल का निर्माण कर देते हैं। कवक गर्म, नम, छायादार अथवा कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो कवक अन्य जीव के जीवित जीव द्रव्य से भोजन ग्रहण करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जहां पे मैंने आपको जूं का एग्जांपल दिया था। एग्जाम्पल मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, पेनिसिलियम, अगेरिकस एग्जाम्पल है। मशरूम और यीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पेनिसिलियम भी। क्लियर है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को इकट्ठा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये थे आपके कौन से भाई, ये थे आपके फंजाई जगत के। और आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, यहां पे बताया मैंने आपको 5 के 5 जगत के नेम, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि भाई आपका वर्गीकरण का आधार क्या था। यानी कि भाई ये तो मैं पहले ही बता चुकी, लेकिन एक बार रिवाइज करवा दिया कि 5 जगत जो वर्गीकरण यहाँ पे किया है वो किस आधार पे किया था। यानी कि जो 5 जगत बनाए गए थे वो किस बेसिस पे, किस आधार पे बनाए गए थे, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके है, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे आगे 5 जगत का वर्गीकरण तो देखा ही देखा है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया मोनेरा को पढ़ना। सेकंड नंबर प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई। ठीक है, ये जो है बेटा यहाँ पे है ना, ये वाला जो है ये आज मैंने आपको सिर्फ 3 जगत पढ़ाए। टोटल कितने थे, 5 जगत थे, लेकिन मैंने कितने पढ़ाए हैं आपको यहाँ पे आज 3 पढ़ाए। अभी कौन कौन सा बचा है, आपका एक पादप बचा है और एक जंतु बचा है। वो बहुत बड़े हैं तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ये तो छोटे से थे यहाँ पे है ना। अब पादप जगत को भी अलग से बांटा गया है, जंतु भी बहुत बड़ा है, तो अब हम उसको पढ़ना स्टार्ट करें। लेकिन आज की क्लास में हमने ये सब जाना है। अभी डोंट वरी, अभी पूरे उसका रिविजन एक बार कराऊंगी, लेकिन उससे पहले क्विज ले रही हूँ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, जीवों से स्तर पर सबसे ऊपर है क्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों से स्तर पर सबसे नीचे है कौन। हाँ जी, कौन हो जाता है, वंश, कुल, जाति या फिर गण। चलिए टाइम अप। भाई सबसे पहला क्वेश्चन था जीवों से स्तर पर सबसे ऊपर कौन होता है, भाई बताया है जगत होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होता है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाला। एंड सेकंड है यहाँ पे कि भाई जीवों से स्तर पर सबसे नीचे तो भाई वहां होती है जाति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से लेते हैं छोटा सा, अभी जो हमने पूरा आज की क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन लेते हैं। एक बार वापस से साथ समझाती हूँ क्या क्या था। ठीक है, तो करें स्टार्ट जल्दी से। क्विज हो चुकी है तो स्टार्ट करें जल्दी से। वापस से आ जाते अपनी भाई पहले वाली स्लाइड पे। ठीक है, जल्दी से जहां से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना एक एक चीज, तो हम वापस से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने जो आपको बताया था रिवीजन का, सबसे पहले एक बार सुन लो, फायदा क्या होता है जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाता है तो बड़े तरीके से टॉपिक समझ आ जाता है ना। तो यहीं पे सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने 5 जगत वर्गीकरण से। 5 जगत वर्गीकरण में बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो वर्गीकरण दिया था वो विटेकर ने दिया था और सर्वमान्य है, यानी कि सबसे ज्यादा जो माना जाता है अभी तक यही माना जाता है ना। कौन कौन से 5 जगत दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी को पादप जगत भी कहा जाता है, जबकि एनिमेलिया को जंतु जगत भी कहते हैं। आर एच विटेकर। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आई कि जो 5 जगत बनाए गए हैं आखिर किस आधार पे बनाए गए हैं, क्या चीज देखी गई कि आपने 5 जगत बनाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आया फिर आपका वर्गीकरण का आधार। बेटा वो कौन कौन सी चीजें थी, सबसे पहले कोशिका का प्रकार था, यानी कि यहाँ पे देखा गया कि जीव कैसा है, कि भाई वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उस जीव की या फिर यूकैरियोटिक है। फिर देखा गया शरीर की संरचना, क्या वो एक कोशिकीय है या वो बहुकोशिकीय है। एंड साथ ही साथ देखा गया उसके भोजन प्राप्त करने का तरीका, क्या उसमें स्वयं पोषण हो रहा है या फिर उसमें पर पोषण हो रहा है। ये चीज देखने के बाद मैंने आपको बताया कि भाई किस जीव यानी कि भाई किस जगत में किस प्रकार के जीवों को रखा गया है और हम लोगों ने क्या किया, साइड में लिखे 5 जगत और देखा कि भाई किसमें कैसे जीव हैं। तो मोनेरा में रखे गए हैं सारे के सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को, यानी कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है सारे, जबकि फंजाई, पादप और जंतु इन तीनों में ही बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ओके, अब फिर नेक्स्ट है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, है ना। यानी कि भाई यहाँ पे जब हम किसी जीव को बांटते हैं तो उसका हमें जगत, ठीक है, संघ, वर्ग, गण, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ सबसे टॉप पे जो जाता है वो जाता है जगत और सबसे नीचे जाति। इसको हम इसी सीरीज में लिखते हैं। अगर हमने एक भी ऊपर नीचे किया तो वो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पे हमने एक का करके दिखाया है, जैसे मनुष्य का करके दिखाया है। तो यहाँ पे हमने भाई दिखाया कि जगत क्या है, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो इस तरीके से किसी भी जीव का या फिर भाई अगर कोई भी पौधा भी है तो हर जीव जंतु और पौधे का इस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। हाँ जी, मोनेरा जगत की बात है। मोनेरा में कैसे जीवों को रखा गया, भाई सारे के सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को। और प्रोकैरियोटिक है यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है कहने का कि भाई यहाँ पे किसका अभाव है, यहाँ पे जो अभाव है केंद्रक का अभाव है, और साथ ही साथ झिल्ली से घिरे कोशिकांगों का। याद कीजिए जब पढ़ा था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, है ना। चलो फिर हमने जाने भाई इनके लक्षण। सबसे पहले यहाँ पे किसका, भाई इसमें केंद्रक का अभाव होता है। भाई सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट्स में तो केंद्रक नहीं मिलेगा, न ही कोशिकांग मिलेंगे, ना गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। हाँ जी, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ साथ बेटा ये पौधे और जंतु दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। फिर नेक्स्ट आया भाई मेन पॉइंट हमारा राइबोसोम का, कि भाई यहाँ पे 70 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं भाई पाए जाते हैं। सिर्फ एक कोशिकांग में मिलता है, वो भी राइबोसोम। और कौन से राइबोसोम भी 2 प्रकार के, 70 और 80। तो यहाँ पे 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे पोषण की भी दोनों विधियां पाई जाती हैं और कुछ सहजीवी भी होते हैं। हाँ जी, फिर मोनेरा के सदस्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है और यहाँ पे आपको अलैंगिक जनन पाया जाता है। यहाँ पे किसका, लैंगिक का भाव होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में हमें एक जीव की आवश्यकता होती है जबकि लैंगिक में 2 की। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन पाया जाता है जबकि लैंगिक नहीं पाया जाता। क्लियर। यहाँ पे दिए थे भाई कुछ एग्जाम्पल और प्लस बताया था कि भाई कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों जैसे अत्यधिक गर्म स्थानों व कुछ दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवन को ऑर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। यानी कि भाई मोनेरा जो है उसमें 2 तरीके से आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से, एक ऑर्की एक ह्यू। आद्य यानी कि भाई ऑर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं तो आर्कीबैक्टीरिया को आद्य बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये बहुत पुराने होते हैं। जबकि जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये रसायन संश्लेषी होते हैं। यानी कि भाई ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्या करेंगे भाई, आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट में भी तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते गए और यहाँ पे प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया। प्रोटिस्टा में कैसे जीव है भाई, यहाँ पे सारे के सारे हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। आपका पैरामीशियम इसी का एग्जाम्पल है। और फिर पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे किसको, लक्षणों को। सिंपल सा है भाई, एक कोशिकीय ही जीव है। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको पता है कि ये यूकैरियोटिक यानी कि यहाँ पे केंद्रक और अन्य कोशिकांग मिलेंगे। कैसे होते हैं भाई, ये प्राणी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। जलीयवास यानी जल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक कोशिकीय शरीर में स्पष्ट संगठित केंद्रक व कलाबद्ध यानी झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वो यूकैरियोटिक है और यूकैरियोट्स में ये सब मिलता है। नेक्स्ट, इनमें जीवन की सभी क्रियाएं जैसे भोजन पकड़ना, उसका पाचन, श्वसन, चलन, उत्सर्जन, जनन आदि होती हैं। ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरीके से होती हैं। आगे पॉइंट देखिए, कुछ में भाई चलने के लिए फ्लैजेला, किसमें भाई अगर बात करें किसी में तो फ्लैजेला मिल रहा है, किसी में कूटपाद, ये संरचनाएं पाई जाती हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये डायग्राम देखें हम लोगों ने और क्या बोला भाई, यूग्लिना क्या है, स्वय पोषण और पर पोषण, यानी कि आपके स्वय पोषी और पर आपके जो परपोषी होते हैं उनके बीच की कड़ी होती है। चलिए फिर उसके बाद फंजाई जगत को स्टार्ट किया और क्या देखा कि भाई फंजाई जगत में सारे के सारे कैसे जीव रखे जाते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव यहाँ पर रखे जाते हैं। क्लियर। लेकिन यीस्ट ही एक ऐसी कवक है जो कैसी है, एक कोशिकीय है, फिर भी उसको कहाँ रखा गया है, फंजाई जगत में। यहाँ पे हमने देखने स्टार्ट किए इनके लक्षणों को, तो भाई सारे फफूंद कवक को रखा गया है। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक हमें बहुत अच्छे से पता है। पोषण के आधार पर मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी होते हैं, इनका मतलब भी बता चुकी हूं। इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ जी, साथ ही साथ जो कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या किससे भाई, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो जो मृतजीवी होते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको क्लियर किया था। इनमें यानी कि भाई कवक में कायिक जनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन द्वारा होता है। क्लियर है बेटा। यहाँ पे यीस्ट की अगर बात करूं, मुकुलन, विखंडन में क्या होता है कि जीव का शरीर टूटता है और जो टूटा है यानी कि भाई जीव का शरीर क्या होता है, अब यहाँ पे भागों में बंटता है। फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा था, ये क्या करेगा, धीरे धीरे बटेगा और अपने साथ जैसे भाई नए अमीबा को बना देगा दो। मुकुलन में जीव का जैसे फॉर एग्जाम्पल यीस्ट होती है, उसके शरीर से छोटा सा उभार निकलता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एक टाइम आता है इससे अलग हो गया, नया जीव बन गया, इस तरीके का जनन। अलैंगिक बीजाणु कोनेडिया द्वारा भी होता है। ठीक है। अभी सिर्फ ये जानो कि भाई इस विधि द्वारा होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है, 10th में जाओगे थोड़ा और पढ़ोगे, लेकिन जब 11th 12th में जाओगे वहां पूरा डिटेल में और ज्यादा पढ़ोगे। नेक्स्ट, इनमें क्या नहीं मिलता है, पर्णहरित का अभाव होता है, कमी होती है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, यानी कि खाना खुद से नहीं बना पाते। हाँ जी, इनमें धागों के समान संरचनाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं, कवक तंतु। कवक तंतु आपस में मिलकर एक जाल बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, कवक जाल। और कवक जाल किसको बनाते हैं, कवक को, सिंपल। हाँ जी, कवक गर्म, नम, छायादार व कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। एंड देखिए बेटा, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल और इस तरीके से कंप्लीट किया आपका आज का लेक्चर। क्विज आपकी हो ही चुकी है। क्लियर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्लास में गाइज यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, पादप जगत। ओके है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई यहाँ पे पादप जगत को। जानेंगे भाई पादप जगत क्या है, कैसे यहाँ पे भाई कैसे पौधों को यानी कैसे कैसे रखा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है। तो बेटा अच्छे से पढ़ते चलो। ये चैप्टर में थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन नहीं, हमें फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। क्लियर। क्योंकि चैप्टर कैसा इंटरेस्टिंग है भाई, आप नई नई चीजों के बारे में जानो, क्या इतने तरीके से जीव हैं, अभी तो आप बहुत जानो कि भाई कैसे कैसे जीव होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। पांच जगत वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पादप जगत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।